देखिए, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है सहायक अध्यापक भर्ती के लिए एक भाग है सूचना तकनीकी। इससे आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने लगभग 20 सेट मतलब लगभग 100 प्रश्नों का संकलन किया है। ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं जो कि बार बार पूछे जाने वाले हैं और रिपीटेड होने की पूरी संभावना है। तो यदि आप इस महा मैराथन क्लास की पूरे प्रश्नों को देखते हैं तो गारंटी है कि यदि आप सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में बैठने वाले हैं तो इसमें से बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर घटकों की गतिविधियों का संचालन करता है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा भाग? तो ये आपका बस है, कीबोर्ड है, कंट्रोल यूनिट है या फिर मेमोरी है? तो सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट है मतलब विकल्प नंबर सी, ये एक ऐसा भाग है जो कंप्यूटर के घटकों की गतिविधियों का संचालन करता है। तो इसलिए हमारा विकल्प नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है ईडीपी का पूरा नाम बताइए। ईडीपी का पूरा नाम बताइए। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर है, इलेक्ट्रॉनिक डोनेट पावर है, इलेक्ट्रिकल डेटा प्रोसेसिंग है। तो देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि जो भी हम लोग कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक का नाम आता है। तो बचा 3 चीज़ें, प्रोसेसिंग पावर और डोनेट पावर। तो डोनेट पावर भी यहाँ पर एक सही विकल्प नहीं हो सकता है। तो हमारे पास बचे 2, इसमें से इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ये आपका बिल्कुल सही विकल्प है, इसलिए हम लोग विकल्प नंबर 1 को सही उत्तर मानते हैं। ईडीपी का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न देखते हैं इसी में, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई? 138 नंबर है। सजीव की दी गई है कि निर्जीव की दी गई है कि कृत्रिम की दी गई है या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो देखिए, हम इसको पूरी तरह सजीव भी नहीं मान सकते हैं और इसको निर्जीव भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक मानव से संबंधित चीज़ों का स्टोरेज कर सकता है और बता भी सकता है। तो इसको हम लोग कृत्रिम कह सकते हैं। ठीक है, कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या कहा? कृत्रिम। क्योंकि कंप्यूटर को बनाया किसने? किसी न किसी मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए हमने इसको सजीव निर्जीव को नहीं ना बोलते हुए हम इसको कृत्रिम का एक उदाहरण दे सकते हैं। तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें हम जो चाहेंगे वही चीज़ें स्टोरेज होगी, जितना चाहेंगे उतना होगा। अगला है, शब्द, आवाज़, चित्र आदि कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किसके रूप में जाना जाता है? मतलब शब्द को भी, आवाज़ को भी और चित्र को भी, इसको जो प्रोसेस करने वाला कार्य होता है किस रूप में होता है? इनपुट डिवाइसेस में होता है, आउटपुट में होता है, दोनों में होता है या फिर इनमें से किसी में भी नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है आपका इनपुट डिवाइसेस जो होती है उसी के रूप में इसको जाना जाता है। अगला है, कंप्यूटर बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? कंप्यूटर की बुनियादी संरचना जो थी उसका विकास किसने किया था? तो देखिए, हम विकास की बात करें या फिर हम इसकी जन्मदाता की बात करें, बात एक ही होगी, क्योंकि जिसने विकास किया है वही इसके जन्मदाता भी कहलाएंगे। तो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का जो विकास था वो आपका चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसलिए विकल्प नंबर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखिए, ये थे 5 प्रश्न किसी एक सेट के जो हमने आपको बताएं। ठीक है, इसके बाद में दूसरा सेट हमारा स्टार्ट हो जाता है। इनके प्रश्नों को आप देखेंगे। जब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसके अतिरिक्त इस वीडियो से आप बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कहता है, प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर के जन्मदाता या निर्माता कौन है? प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, ये आपको बताना है। कहता है, चार्ल्स बेबेज हैं, ब्लेज पास्कल हैं, माइकल फेराडे हैं या फिर जॉन मॉचले हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर के निर्माता कौन थे? तो देखिए, सॉरी कंप्यूटर बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर कैलकुलेटर है, मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया कि जब बेबेज हमारे कंप्यूटर के थे तो इसके नहीं हो सकते, ये तो हम हटा दें। माइकल फेराडे, इन्होंने फेराडे के नियम का प्रतिपादन किया है,
इनका यहाँ से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। बचते हैं हमारे पास 2 विकल्प। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको कभी भी किसी विकल्प में टिक करना है तो पहले आप गलत को ढूंढ लीजिए, तो ऑटोमेटिक सही चीज़ आपके हाथ में आ जाती हैं। अब हमारे पास 2 बचते हैं, ब्लेज पास्कल और जॉन मॉचले। तो यहाँ पर आपका ब्लेज पास्कल एक सही आंसर होगा, इसलिए विकल्प नंबर बी को हम बिल्कुल सही मानते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहते हैं विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1976 में बना, 1982 में बना, 1946 में बना या फिर 1990 में बना? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो इसका सही और राइट आंसर होगा आपको 1976। विकल्प नंबर इसका ए सही है। सभी लोग इन प्रश्नों को नोट कर लें। उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके परीक्षाओं में अवश्य मिलेगा। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये प्रमाणों के साथ हम बात करेंगे जब आपकी परीक्षाएं होंगी। यदि आप अध्यापक भर्ती परीक्षा, वो चाहे आपकी एमपी टेट में हो, यूपी टेट में हो या किसी भी स्टेट की अगर परीक्षा हो रही है, यदि उसमें सूचना तकनीकी आएगी तो इन प्रश्नों को कोई आपका हटा नहीं सकता है, क्योंकि प्रश्न ही इनसे बनने वाले हैं। और ये 100 प्रश्न आपके लिए इतने महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी परीक्षाओं में एक बेहतर सफलता में इनका बहुत बड़ा योगदान रहे। अगला देखते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली जो माउस की टेक्निक है वो कौन सी होती है? तो आप ये तो जानते होंगे, राइट क्लिक भी करते हैं आप, लेफ़्ट क्लिक भी करते हैं। उसमें एक माउस में देखिएगा, एक लेफ़्ट साइड में क्लिक करने की बटन होती है, एक राइट में भी होती है और एक बीच में भी होती है। दोनों बटनों के बीच में एक घुमाने के लिए एक रोल टाइप का लगा होता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। तो इसमें सही और राइट आंसर होगा आपका राइट क्लिकिंग द्वारा। राइट क्लिकिंग द्वारा, ये आपका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न 139 नंबर है। कहता है कीबोर्ड में फंक्शन की व्यवस्था कितनी होती है? मतलब कितनी फंक्शन की होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड में आपका F1 से लेकर F12 तक, मतलब कुल मिलाकर कितनी हो गई? 12 की। F1 एक हो गई है, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, इस प्रकार की F12 तक होती हैं, कुल 12 की होती है। तो इसलिए विकल्प नंबर हमारा इसमें ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी क्या है? एक आउटपुट है। तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी को तो आप जानते होंगे, जब आप प्रिंट निकाल देते हैं तो वह आपका क्या हो जाता है? आउटपुट हो जाता है। तो एक प्रिंटेड आउटपुट इसका सही आंसर होगा। सॉफ्ट कॉपी आपका इनपुट है, क्योंकि आप उसी को संदेश देते हैं। इसके बाद में आपके पास एक हार्ड कॉपी मतलब फ़ोटो कॉपी निकल कर आती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक प्रिंटेड जो होता है वो आपका आउटपुट होगा। सॉफ्ट कॉपी कैसी है? आउटपुट है, सॉरी। तो हार्ड कॉपी क्या है? एक प्रिंटेड आउटपुट होगा। ठीक है, ये था हमारा दूसरा सेट जो हमने आपको दिया। दूसरे सेट में ये 5 प्रश्न आए थे जो अति महत्वपूर्ण थे। अब हम चलते हैं तीसरे सेट की तरफ। तीसरे सेट में बताएंगे। इसके बाद पहले मैं आपको फिर याद दिलाऊं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जहाँ से आप चीज़ों को सीख सकते हैं और परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, प्रश्न में लिखा है आपका कंट्रोल आल्ट तथा शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है? आप विचार करिए और बताइए कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? इनका आंसर दीजिए। स्पेशल कुंजियां हैं या मॉडिफायर कुंजियां हैं या फंक्शन कुंजियां हैं या न्यूमेरिक कुंजियां हैं? न्यूमेरिक का मतलब आप गिनतियों समझ सकते हैं, फंक्शन का आपने देखा ही देखा, 12 कुंजियाँ आपकी अलग से होती हैं। ठीक है, स्पेशल कुंजियों में कुछ अलग चीज़ें होती हैं। तो ये फिर क्या बचा? कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट, ये आपकी मॉडिफायर कुंजियाँ हैं। कैसी हैं? मॉडिफायर कुंजियाँ हैं। तो विकल्प नंबर इसमें बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला है OCR का पूरा रूप क्या है? ये है आपका ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या फिर ऑप्टिकल कोड रिकॉग्नाइजेशन या ऑन करेक्टर रिसाइज या फिर ऑन कोड रिसाइज। इनमें से आपका कौन सा सही होगा? 137 में OCR का फुल फॉर्म क्या है?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन मतलब विकल्प नंबर इसमें आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस प्रकार मापा जा सकता है। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस प्रकार मापा जा सकता है, वर्टिकली, हॉरिजेंटली या डायगोनली या फिर इनमें से कुछ नहीं। मॉनिटर के अगर डिस्प्ले को नापना है तो कैसे आप नापेंगे, तो ये आपको तो पता ही होगा कि कैसे नापेंगे। वर्टिकली, हाई, हॉरिजेंटली, इन दो तरीक़ों से तो हम लोग नहीं माप सकते हैं। तो फिर बचा हमारे पास डायगोनली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन गलत होगा, लेकिन डायगोनली जो है ये आपका सही आंसर है। अगला है बिजली बंद कर दिए जाने के बाद भी अपना डाटा रखने वाली स्टोरेज क्या कहलाती है। मतलब बिजली बंद होने के बाद भी अपना डाटा जो सुरक्षित रहता है, ऐसी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है ये बिजली जाने के बाद भी अपने डाटा को सुरक्षित रख सकती है। अगला है कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती हैं। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, तो ये तो आप भी जानते हैं। एक रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है, जिसे रोम कहते हैं। एक रीड एक्सेस मेमोरी होती है जिसे रैम कहते हैं। तो दो प्रकार की मेमोरी होती है, तो विकल्प नंबर इसमें बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज के इस वीडियो को इतना महत्वपूर्ण कर देने वाले हैं कि सूचना संप्रेषण के लिए आपको किसी और दूसरे वीडियो की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि जो प्रश्न आपके आने हैं अगर हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे तो और भी बेहतर हमारा रिजल्ट हो सकता है। अगला सेट देखते हैं।